हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपार इंडस्ट्रीज के बारे में। और यहाँ पे हम लोग शाउट आउट देना चाहेंगे नंद किशोर जी को। उन्होंने इस स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपार इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल कैसा है, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स कैसा है, और एंड में आपको अपना ओपिनियन भी बताएंगे कि हमको ये कंपनी कैसा लगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बता दें कि हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, और हम जितना आसान भाषा में आपको स्टॉक्स का एनालिसिस करके समझाते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, और पहले देख लेते हैं कि अपार इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल क्या है। अपार इंडस्ट्रीज वॉज फाउंडेड इन 1958 और ये कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर है और इसका एक ग्लोबल प्रेजेंस भी है। कौन से सेगमेंट में मार्केट लीडर है वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि कंपनी लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है एल्यूमिनियम एंड एलॉय कंडक्टर्स का, और इसके साथ थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है ट्रांसफार्मर ऑयल्स का, और इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो केबल्स लगते हैं उसका भी नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी के ब्रांड्स के बारे में बात करें तो हम पढ़ सकते हैं पावर ऑयल एड ब्लू, बोल्ट, अपार प्रीन, अपार शक्ति, अपार अणुशक्ति, अपार महाशक्ति एक्सेट्रा। यहाँ पे अगर हम कंपनी के सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो हम शॉर्ट में एक बात देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये कंपनी कंडक्टर्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है। इसके साथ स्पेशलिटी ऑयल्स में थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है टी ऑयल्स का, मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल्स का। इंडिया में ऑटो लुब्रिकेंट्स में ये कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है, और इसके साथ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्पेशलाइज्ड केबल्स का। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी सेगमेंट्स देखे, सारे सेगमेंट्स में ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर में से एक है, चाहे वो डोमेस्टिकली हो या फिर ग्लोबली। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर हम बात करें कि कंपनी कौन से इंडस्ट्रीज को केटर करती है तो हम पढ़ सकते हैं रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, माइनिंग, ट्रांसफार्मर्स, न्यूक्लियर एटॉमिक, इंडस्ट्रियल, मोटर्स एंड जनरेटर्स, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, शिपिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड डेटा कम्युनिकेशन, और उसके साथ वायर्स एंड केबल्स। तो इतने सारे इंडस्ट्रीज़ को ये कंपनी केटर करती है। तो यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव बात ये समझ में आता है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। बहुत सारे सेगमेंट्स में ये कंपनी मार्केट लीडर है, पर उसके बाद भी ये कंपनी और भी वेंचर स्टार्ट कर रही है। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में भी अपना एंट्री कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में इनके पास एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होगा, क्योंकि डोमेस्टिक सोलर केबल सेगमेंट में ये कंपनी मार्केट लीडर है, और उसके साथ मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर है डोमेस्टिक विंड मार्केट सेगमेंट में विथ 70% शेयर। और इसके साथ ये कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ केबल्स एंड कंडक्टर्स तो है ही, तो इसी वजह से कंपनी को बहुत बढ़िया एडवांटेज मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में। और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, ये कंपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में भी एंटर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे भी इनका एक सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि कंपनी लोकोमोटिव कोचेस, मतलब जो ट्रेन के डब्बे होते हैं, वो सप्लाई करती है। और इसके साथ साथ ये कंपनी मार्केट लीडर है इन सप्लाई ऑफ कंडक्टर्स फॉर जो बुलेट ट्रेन आएंगी इंडिया में उसके लिए। और इसके साथ कंपनी ने अपना इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हार्नेस डेवलप किया है ईवी चार्जिंग के लिए। तो ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में इस कंपनी के पास कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस हैं। अभी अगर हम स्टॉक का जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो डोमेस्टिक मार्केट से कंपनी का 55% रेवेन्यू आया है और एक्सपोर्ट से 45% रेवेन्यू आया है। ये कंपनी 140 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है विद अ फोकस ऑन साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। और कंपनी के जो मेन 4 सेगमेंट्स हैं उनसे कैसा रेवेन्यू आया है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। कंडक्टर से 48%, स्पेशलिटी ऑयल से 23%, लुब्रिकेंट से 6% और केबल से 23%। कंपनी ने 2024 में अपना कैपेसिटी एक्सपांशन भी किया है। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और 2024 में इस कंपनी ने मिडिल ईस्ट और ब्राज़ील में अपना एक्सपेंशन किया है। कंपनी के पास अभी काफ़ी ऑर्डर्स हैं और अभी कंपनी के पास 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लिया है और हमको इतना समझ आ गया है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। करंट प्राइस चल रहा है 8000 के आसपास
मार्केट कैप है अराउंड 32,000 करोड़ के आसपास। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 39.1। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 42.9%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 27%। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.12 और पीईजी रेशियो है 0.88। पीईजी रेशियो अगर 1 हो तो हम कंपनी को नॉर्मली फेयरली वैल्यूड मानते हैं, बट जो हाई ग्रोथ कंपनीज होते हैं उनके लिए पीईजी रेशियो 2 टाइम्स तक कंसिडर किया जाता है। तो दोनों पैरामीटर्स के हिसाब से ही ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। कंपनी में डेट ना के बराबर है। आरओई और आरओसी बहुत ही बढ़िया है और स्टॉक पी अभी तो रिजनेबल लग रहा है, बट अगर हम स्टॉक का मीडियन पी देखें वो है 14.6। तो लास्ट 1-1.5 साल में कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड किया है। इतने शॉर्ट टाइम में इतना ज़्यादा पीई एक्सपांशन होने की वजह से स्टॉक प्राइस या तो कंसोलिडेट कर सकता है या फिर थोड़ा करेक्ट भी कर सकता है। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम स्टॉक में ग्रोथ देखें तो ईपीएस ग्रोथ 3 साल में है 70.2%, 5 साल में 42.9%, सेल्स ग्रोथ 3 साल में 36.2% और 5 साल में है 15.2%। तो ग्रोथ स्टॉक में बहुत ही बढ़िया है। पर अगर हम स्टॉक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें वो 5 साल में है 8.02%। तो इससे हमको समझ आ रहा है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर ज़्यादा नहीं है। स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट में हमको सेल्स में ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों के ही सेल्स में हमको ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक के नेट प्रॉफिट में भी हमको ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट स्टॉक का जो ईपीएस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बड़ा है बट ईयर ऑन ईयर डाउन है। जहाँ पे मार्च 23 में ईपीएस था 61 रुपीज़ के आसपास, वो मार्च 24 क्वार्टर में है 59 रुपीज़। ईयरली रिजल्ट में हमको फिनेंशियल ईयर 2021 के बाद से सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस तीनों में ही कंटिन्यूस ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ है 13%, प्रॉफिट ग्रोथ है 29% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 44%। 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 15%, प्रॉफिट ग्रोथ है 42% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 65%। 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 36%, प्रॉफिट ग्रोथ है 82% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 142%। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 15%, प्रॉफिट ग्रोथ है 37% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 187%। तो यहाँ पे आप देख के ही समझ गए होंगे कि स्टॉक प्राइस अपने ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। इसके वजह से शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक शायद थोड़ा कंसोलिडेट या करेक्ट कर सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स ने दिसंबर क्वार्टर में अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया था और करंटली प्रमोटर्स का स्टेक है 57.77%। एफआईएस का स्टेक है 11.55% एंड डीआईएस का स्टेक है 18.9%। एफआईएस एंड डीआईएस दोनों ही अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पब्लिक धीरे धीरे अपना स्टेक कम कर रही है स्टॉक में और करंटली पब्लिक का स्टेक है 11.78%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लास्ट 3 साल में 30,000 से 90,000 हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक लास्ट 3 साल में थोड़ा बहुत पॉपुलर हो चुका है। अभी अगर हम स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देखें तो ना ही डेली टाइम फ्रेम में, ना ही वीकली टाइम फ्रेम में और ना ही मंथली टाइम फ्रेम में हमको कोई भी पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस स्टॉक में आगे जाके कोई भी पैटर्न डेवलप करता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अभी इस स्टॉक में कोई ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट भी एक्टिव नहीं है। अगर आपको किसी भी ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट एक्टिव देखने के लिए मिलता है स्टॉक में तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी चलिए आपको बताते हैं कि स्टॉक पे हमारा व्यू क्या है। तो अभी अगर हम लोग कंक्लूजन पे आ जाए तो ये स्टॉक हमको काफ़ी अच्छा लगा। स्टॉक का बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल सब कुछ बढ़िया है और ऊपर से स्टॉक का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक प्राइस लास्ट 1 साल में काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। स्टॉक का पीई एक्सपांशन भी जोर से हुआ है और उसके साथ स्टॉक प्राइस जो है वो भी अपने ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो इसके वजह से इस स्टॉक में हमको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि करेक्शन या कंसोलिडेशन होगा ही, बट एक चांस तो रह ही जाता है। तो अभी अगर आप हमसे पूछेंगे कि स्टॉक में क्या करना चाहिए तो हम हमारा एग्जाम्पल देके बताना चाहेंगे कि अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते तो इसको बिंदास होल्ड करते, क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है 3 साल का, 5 साल का, तो ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बट अगर हमारे पास ये स्टॉक नहीं होता तो करंट वैल्यूएशन में हम इसमें पोजीशन बनाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले भी बोला कि शायद हो सकता है इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन या कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल सकता है।
इसके अलावा स्टॉक में कोई भी खराबी नहीं है, बट आपको हमारा बात मान के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस खुद करना है और अपना डिसीजन खुद लेना है, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का या म्यूचुअल फंड का रिव्यू करें तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीरंजन साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।